प्यारे बच्चों, कक्षा 12 रसायन विज्ञान में हम ठोस अवस्था चैप्टर पढ़ रहे थे। तो इसके अंतर्गत हमने एकक कोशिका और एकक कोशिका के अंतर्गत हमने संकुलन क्षमता ज्ञात करे थे। तो संकुलन क्षमता में हमने पहला सरल घनी एकक कोशिका के लिए संकुलन क्षमता ज्ञात किए थे। तो इसमें हमारा दूसरा है फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका। तो इसके लिए हमको संकुलन क्षमता ज्ञात करना है। तो पहले देखते हैं फलक केंद्रीय एकक कोशिका होता क्या है। तो मान लेते हैं यह हमारा एक एकक कोशिका है। तो जो भी एकक कोशिका लिए थे हमने घन के आकार का लिया था। इस प्रकार से हमारा एकक कोशिका हो गया। तो एकक कोशिका में बताया गया था कि अगर वो फलक केंद्रीय एकक कोशिका होगा तो उसमें अविकर्ण घन के कोनों पर उपस्थित होंगे और घन के कोनों के अतिरिक्त उनके फलक पर उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार से उनके कोनों पर अविकर्ण उपस्थित होंगे और जो एकक और एक एक अविकर्ण के फलक पर उपस्थित होंगे, अर्थात यहाँ पर भी एक एक अविकर्ण उपस्थित होंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर चूंकि दो फलक है, एक तो आगे फलक होगा, एक तो इसके पीछे होगा, इसलिए यहाँ पर दो अविकर्ण को हम दर्शा रहे हैं। अगर इसमें से हम कोई एक फलक ले, मान लीजिए हमने यह एक फलक ले रहे हैं, एक फलक ले, तो इस फलक को हम इस प्रकार यहाँ बना रहे हैं। यह आपका एक फलक हो गया। अब देखिए इस फलक पर 1 2 3 4 अविकर्ण है। तो इस प्रकार से आपके 4 अविकर्ण हो गए। क्योंकि जो अविकर्ण होते हैं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इस प्रकार से आपके अविकर्ण आपस में जुड़े रहेंगे। अब देख रहे हैं कि इसमें एक अविकर्ण इसके फलक पर उपस्थित है, अर्थात यहाँ पर भी एक अविकर्ण उपस्थित होगा इस प्रकार से। अब मान लेते हैं यह ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है। अगर इसमें से हम क्या करें, इसकी जो लंबाई होती है, यह जो लंबाई होती है ए होती है, यह भी लंबाई ए होती है और यह भी लंबाई ए होती है। तो इसमें इतने की दूरी आपकी ए हो जाएगी और जो यह दूरी होगी वह भी आपका ए होगा, यह दूरी भी आपकी ए होगी और यह भी दूरी होगी। अर्थात इसको हमने ए माना है, इसको बी माने हैं, इसको सी माने हैं और इसको डी माने हैं। ए बी सी और डी माने हैं और इसकी लंबाई ए है, इसकी भी लंबाई ए है। अगर हम क्या करें, इन दोनों को आपस में मिला दें, ए और सी को आपस में मिला दें, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से ए सी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर अर्थात AC का स्क्वायर। तो जो AC होगा बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अर्थात AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अंडर रूट में होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो हमारा AC जो निकलेगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको हम ओपन करेंगे तो हमारा हो जाएगा AC बराबर ए अंडर रूट 2। AC बराबर हमारा हो जाएगा ए अंडर रूट 2। अगर इसको हम समीकरण 1 मान लें तो अगर हम पुनः AC को देखें तो अब देखो यह जो इतना होगा यह R होगा। अब देखिए यह पूरा व्यास है, तो यह हमारा 2R होगा और पुनः यह आपका त्रिज्या है तो R हो जाएगा। तो AC बराबर आपका 1R यहाँ पर, 2R यहाँ पर और 1R यहाँ पर, आपके 4R हो जाएंगे। अर्थात AC बराबर 4R, समीकरण नंबर 2। हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करें तो देख रहे हैं कि AC बराबर यहाँ पर a अंडर रूट 2 है और यहाँ AC बराबर 4R है। तो हमारा हो जाएगा 4 समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम देखिए तो 4R बराबर होगा a अंडर रूट 2। अगर यहाँ से हम R को निकालना चाहें तो R बराबर होगा
या फिर हम यहाँ से ए निकाले या फिर आर निकाले, तो आर बराबर हो जाएगा ए अंडर रूट 2/4। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। यह समीकरण नंबर 3 हो गया। तो अगर हमको निकालना है सरल फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका के लिए संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता बराबर अब देखिए जो फलक केंद्रीय एकक कोशिका होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, एक एक अविकर्ण घन के कोनों पर स्थित है, तो इसकी क्रिस्टल में सहभागिता 1/8 होती है, अर्थात कुल अविकर्ण संख्या 1, और फलक में जो अविकर्ण होते हैं उनकी सहभागिता 1/2, और कुल अविकर्ण संख्या इसके लिए 3, तो कोनों के लिए 1 और फलक को उपस्थित के लिए 3, तो 3 1 आपके 4 हो जाएंगे। तो आपके होंगे 4 अवयवी कण का आयतन बटे संकुल का आयतन, तो क्रिस्टल का आयतन, क्रिस्टल का आयतन। अब देखिए जो हमने अविकर्ण लिया वो गोला लिया है, तो हो जाएगा 4/4/3 पाई आर क्यूब, यह गोले का आयतन है अर्थात अविकर्ण का आयतन, बटे क्रिस्टल का आयतन आपका ए क्यूब। अब देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण 3 से आर का मान हम इसमें रख देंगे, तो समीकरण 3 से समीकरण 3 से अगर आर का मान हम रखते हैं तो 4/4/3 पाई आर का मान कितना है, ए अंडर रूट 2/4, तो हो जाएगा ए अंडर रूट 2/4 का क्यूब बटे ए क्यूब। अगर इसको हम सरल करें तो हमारा आ रहा है, अगर इसको हम सरल करें तो हमारा हो जाएगा 16/3 पाई, अगर इसको लिखना चाहते हैं ए क्यूब 2/√3 हो जाएगा, आपका ए क्यूब 2/√2 बटे आपका हो जाएगा 4 का क्यूब करेंगे तो 64 बटे आपका ए क्यूब। अब देखिए यह ए क्यूब यह ए क्यूब आपका आपस में कट जाएंगे। अब देखिए 16 कम 16 चुके 64 हो जाएगा। अब बचेगा हमारा कितना, यहाँ से 2 कम 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना हो जाएगा, यहाँ से पाई अंडर रूट 2 पाई बचा है, अंडर रूट 2 बचा है, बट्टे आपका हो जाएगा 6/6। अगर हम पाई का मान रखें तो 3.141 गुणे 1.414 बटे आपका 6। अगर इसको हम सरल करते हैं तो हमारा मान आता है 0.74। यह हमारा संकुलन क्षमता आ गया। अगर हम प्रतिशत संकुलन क्षमता ज्ञात करना चाहें तो इसमें हम 100 का गुणा करें, अर्थात प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर 100 गुणे संकुलन क्षमता, 100 गुणे संकुलन क्षमता, तो हमारा हो जाएगा, इसका मान आया 0.74 गुणे, इसी में हम क्या करें 100 का गुणा कर दें, तो हमारा आ जाएगा 74%। अर्थात किसी फलक केंद्रीय एकक कोशिका के लिए प्रतिशत संकुलन क्षमता का मान 74% होगा। अगर इसके बाद हम क्या बच्चों अगले वीडियो में देखें तो हम अगला हमारा हेडिंग बच्ची अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका के लिए संकुलन क्षमता। तो हमारा अगला है टॉपिक
अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका के लिए संकुलन क्षमता। तो पहले हम देखते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका होता क्या है। तो जैसे हमने, यह आपका एक क्रिस्टल है और यह क्रिस्टल आपका अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका के रूप में है। तो अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका में जो अविकर्ण होंगे वह कोनों के अतिरिक्त कोनों पर स्थित होंगे, अर्थात 8 कोने हैं तो 8 कोनों पर स्थित होंगे। और 8 कोनों के अतिरिक्त जो एक अविकर्ण होगा इसके केंद्र में स्थित होगा, अर्थात यहाँ पर स्थित होगा। अगर हम बात करें इसके लिए, तो अगर हम इसको इस प्रकार से खींचे, यहाँ से इसको खींचे और इसको इस प्रकार से मिला दें, तो देख रहे हैं इनके मध्य में एक अविकर्ण आ रहा है। तो देख रहे हैं कि यह जो होगा यह आपका फलक विकर्ण होगा और यह जो बीच का भाग होता है इसको हम काय विकर्ण कहते हैं। यह आपका होता है काय विकर्ण और यह हमारा है फलक विकर्ण, फलक विकर्ण। अर्थात जो फलक से होकर जाता है वो आपका फलक विकर्ण और जो केंद्र से होकर जाता है उसको हम काय विकर्ण कहते हैं। तो अगर इसमें हम इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने और हम इसमें इसको ओ माने, तो हम देखते हैं ए ओ बी डी में, ए ओ बी डी में ए बी बराबर हमको निकालना है। तो फलक ए ओ बी डी में, ए ओ बी डी में फलक हमको क्या लिखना है, विकर्ण ए बी। तो विकर्ण ए बी बराबर होगा क्या, तो इसमें हम जानते हैं यह आपका कर्ण हो जाएगा, यह आपका आधार हो जाएगा, इसमें लंब हो जाएगा। तो इसकी लंबाई ए होती है और इसकी भी लंबाई ए होगी। तो हमारा जो होगा पाइथागोरस में से ए बी बराबर अंडर रूट ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अब देखिए ए बी बराबर हमको मिलता क्या है, अंडर रूट ए ओ कितना है, ए ओ आपका ए है और ओ बी भी ए है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हो जाएगा ए बी बराबर हमारा ए अंडर रूट 2, ए अंडर रूट 2। पुनः हम बात करें विकर्ण ए सी के लिए, ए सी, तो देख रहे हैं इसमें यह इसका मान ए अंडर रूट 2 है और इसका मान आपका ए होगा, इसका मान ए अंडर रूट 2 है और इसका मान ए होगा। तो अगर हम ए सी निकालें तो पुनः विकर्ण ए सी बराबर, तो ए सी बराबर कितना है, ए बी का स्क्वायर अर्थात ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। तो ए सी बराबर, अब देखते हैं हमारा ए बी कितना निकला है, ए बी ए अंडर रूट 2 है, ए बी मान यहाँ रख दें तो हो जाएगा ए अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ए अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, बी सी आपका ए है, यह ए का स्क्वायर। तो हमको मिलेगा कितना, तो हमको हमारा हो जाएगा ए सी बराबर, यह हो जाएगा ए स्क्वायर अंडर ए स्क्वायर 2 या 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर हम ए सी को लिखना चाहें तो हो जाएगा अंडर रूट 3 ए स्क्वायर, या ए सी बराबर हो जाएगा ए अंडर रूट 3, इसको हम समीकरण ए बना दे रहे हैं, ए सी बराबर हो जाएगा ए अंडर रूट 3। अगर हम पुनः चित्र से बात करें तो देख रहे हैं यह गोला है, यह भी गोला है और यह भी गोला है, तो इसकी त्रिज्या जो होगी वह आर होगी, इसकी त्रिज्या आपकी 2r होगी क्योंकि यह व्यास हो जाएगा और इसकी त्रिज्या r, तो यहाँ से r, यह 2r और यह r, आपका 4r हो जाएगा, अर्थात ए सी बराबर 4r। समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो हो जाएगा 4r बराबर ए अंडर रूट 3 या r बराबर हो जाएगा ए अंडर रूट 3/4। यह समीकरण नंबर हमारा
3 हो गया। समीकरण नंबर 3। अतः संकुलन क्षमता बराबर, अतः संकुलन क्षमता तो संकुलन क्षमता आपको किसका निकालना है? अंतः केंद्रीय एकाक कोशिका का। तो अंतः केंद्रीय के लिए कहा जाता है कि इसमें कुल अविकरणों की संख्या आपकी 2 होती है, अर्थात 2 अविकर्ण का आयतन, 2 अवयवी कण का आयतन बटे क्रिस्टल का आयतन, क्रिस्टल का आयतन। अब देखिए 2 अविकर्ण का आयतन, अविकर्ण को हमने गोले के रूप में लिया है, अर्थात हो जाएगा संकुलन क्षमता बराबर 2 गुणे अविकर्ण का आयतन, गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब बटे क्रिस्टल का आयतन। क्रिस्टल आपका घन के आकार का है, अर्थात घन का आयतन भुजा क्यूब, और इसकी भुजा क्या है ए है, अर्थात ए का क्यूब। अगर हम बात करें समीकरण 3 से, तो आर का मान कितना है a√3/4, आर का मान क्या करें इस समीकरण में रख दिए। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से तो समीकरण 3 से हमको मिलेगा 2 गुणे 4/3 पाई, आर का मान कितना है a√3/4, a√3/4 का क्यूब बटे ए क्यूब। अगर इसको हम लिखना चाहें तो जाएगा 8/3 पाई, इसको लिख सकते हैं ए क्यूब 3√3/64, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 बटे आपका ए क्यूब। या देखो ए क्यूब से यहाँ ए क्यूब कट जाएगा, 8 था 64 हो जाएगा, और 3 से यह 3 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना π√3/8, तुम्हारा हो जाएगा π√3 बटे आपका 8 हो जाएगा। अगर हम इसको हल करें तो पाई का मान होगा 3.141 गुणे √3 का मान 1.732 भागे आपका 8। अगर इसको हम सरल करें तो हमारा आएगा 0.68। यह हमारा संकुलन क्षमता का मान आया है। अतः प्रतिशत संकुलन क्षमता, प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर 100 गुणे संकुलन क्षमता, 100 गुणे संकुलन क्षमता। तो हमारा संकुलन क्षमता कितना आया 0.68, 0.68 गुणे 100, तो यह आएगा 68%। तो हम देख रहे हैं कि अंतः केंद्रित एकाक कोशिका के लिए प्रतिशत संकुलन क्षमता का मान 68% आया है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।